आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी जानते हैं हमारा जो सीरीज चल रहा है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उससे जो है आज एक नया टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास। पेज नंबर है 231 से लेकर 228 तक। ठीक है, क्लास है हमारी 25वीं क्लास। इससे पहले की क्लास जो है हमने 24 क्लासेस पढ़ लिए हैं और उससे संबंधित जो है 24 प्रैक्टिस सेट भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। जो भी भाई बहन नहीं किए हैं वो जाकर कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप सभी को पता है और आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर पढ़े हैं तो इस क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपका रिवाइज़ हो जाएगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, बात करेंगे हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास के बारे में अगर बात करते हैं तो हिंदी में गद्य का विकास देखेंगे आप तो 19वीं शताब्दी से जो है 19वीं शताब्दी से माना जाता है, या आसपास 19वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस विकास में कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप लोगों ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस कॉलेज की। इस कॉलेज में दो ऐसे विद्वान थे जिनका नाम था लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये दो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गिलक्राइट्स के निर्देशन में क्रमशः प्रेम सागर जो लल्लू लाल की रचना है तथा नासिकोपाख्यान जो है वो सदल मिश्र की रचना है। इन दोनों ने जो है ये पुस्तकें तैयार की जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दोनों पुस्तकें जो हैं गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो अभी हम इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। उद्योतन सूरी ने 1878 ईस्वी में कुबले माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, उद्योतन सूरी जो हैं उन्होंने 1878 ईस्वी में कुबले माला नामक ग्रंथ गद्य कृति है इसकी रचना की थी। 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउर बेल नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, बात करते हैं उद्योतन सूरी के बारे में। तो इनकी रचना का क्या नाम है? कुबले माला। ये गद्य कृति है। प्रकाशन वर्ष है इसका 778 ईस्वी। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउर बेल नामक ग्रंथ की रचना की थी। आप सभी जानते हैं राउर बेल जो रचना है, इससे प्रश्न जो है 2021 के TGT पेपर में आया था। ओके, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी रचना है राउर बेल? तो रोड़ा कवि की है। अगर समय पूछा जाए तो 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। आगे बढ़ेंगे। राउर बेल ग्रंथ के बारे में जो है आप यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग बहुत ध्यान देंगे। राउर बेल एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ठीक है, राउर बेल कैसा काव्य है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। यह एक प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउर बेल एक शिलांकृत कृति है। ठीक है, राउर बेल जो है कैसी कृति है? शिलांकृत कृति है। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउर बेल ग्रंथ से ही माना जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन का जो है आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो राउर बेल रचना से। ठीक है, श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी राउर बेल रचना से माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। राउर बेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। ठीक है, प्रश्न आता है कि हिंदी में 7 बोलियों के शब्द किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा राउर बेल ग्रंथ। ठीक है, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। आगे देखेंगे। अब आते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है वो हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ध्यान रखेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद की सभा पंडित। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है इसकी रचना महाराज गोविंद चंद, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे दामोदर शर्मा। इन्होंने 12वीं शताब्दी में जो है इस ग्रंथ की रचना की थी, 12वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि पंडित दामोदर शर्मा जो है किसके सभा पंडित थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे महाराज गोविंद चंद। आगे बढ़ेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को किसने अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोती चंद्र ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है। वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो मैथिली भाषा में लिखा गया, यानी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। हिंदी की प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और मैथिली में जो है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य ग्रंथ कौन सा है प्रथम? तो वो हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। आगे बढ़ेंगे, वर्ण रत्नाकर की ढांचा विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है वो विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। ठीक है, आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। ठीक है, आधुनिक काल या 19वीं सदी कह लीजिए, इसके पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। वो कौन कौन से थे? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, हिंदी गद्य के तीनों रूप में राजस्थानी गद्य जो है प्राचीनतम माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। वो कौन कौन से थे? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में जो है प्राचीनतम गद्य कौन सा था? तो राजस्थानी गद्य था। ठीक है, राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ था। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात पूछा जाता है तो 10वीं शताब्दी में हुआ था। अब यहाँ देखेंगे, राजस्थानी गद्य के प्रमुख रचनाएं व लेखक यहाँ पे दिए गए हैं। रचना है धनपाल कथा। ठीक है, रचना है धनपाल कथा 14वीं शती। जो इसके लेखक जो है नहीं दिया गया है, इनका लेखक का पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तत्व विचार 14वीं शताब्दी ये पूछेगा यहाँ पे। तो अगर पूछता है ना यहाँ पे, तो उसके प्रकाशन वर्ष के साथ ही पूछेगा। धनपाल कथा का ये जो है समय सीमा पूछ लेगा और तत्व विचार का। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी चंद्र चरित या वागी विलास, समय है इसका 1421 ईस्वी। मणिक चंद्र सूरी। ठीक है, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मणिक चंद्र सूरी। पंचाख्यायन है ग्रंथ यहाँ पे 1847 ईस्वी। रचनाकार कौन है? फतेह राम वैरागी। ध्यान रखेंगे आप लोग, फतेह राम वैरागी। ठीक है, ये राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी रचना जो है इनमें से कौन सी रचना जो है राजस्थानी गद्य की प्रमुख गद्य रचना है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत में अगर देखते हैं तो 1400 और ईस्वी में 1343 ईस्वी से माना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात कब से माना है? तो संवत में 1400 और ईस्वी में 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गोरखपंथी योगियों ने किया था संवत 1400 के आसपास। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में जो है दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। ठीक है, आगे देखेंगे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडल है। सबसे पहली रचना इनका कौन सा है? श्रृंगार रस मंडल। अब आगे देखेंगे,
विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक है। ठीक है, उसके बाद ये 2 रचनाएं और मिलती हैं, यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 200 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो गोकुलनाथ जी हैं। गोकुलनाथ किसके पुत्र हैं, तो विट्ठलनाथ के। आगे बढ़ेंगे, इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इस ग्रंथ में जो है वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं शामिल की गई हैं। आगे देखेंगे, इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ठीक है, इस रचना का जो रचना काल कब माना जाता है, तो विक्रम की 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं तो नाभा दास ने संवत 1660 ईस्वी के 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी थी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ठीक है, नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठमणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म और वैशाख महात्म नामक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, अगहन महात्म और वैशाख महात्म नामक पुस्तक किसकी है, तो जसवंत सिंह के यहाँ आश्रित वैकुंठमणि शुक्ल की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सूरत मिश्र ने संवत 1667 सूरत मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की थी। बैताल पचीसी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, सूरत मिश्र ने। आगे देखेंगे, बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। ठीक है, बैताल पचीसी जो रचना है सूरत मिश्र का, वह रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा उस रचना से कथा लेकर जो है की गई है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बैताल पचीसी जो सूरत, यहाँ से क्वेश्चन देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर क्वेश्चन आता है सीधे सीधे बैताल पचीसी नामक ग्रंथ किसका है, अगर सूरत मिश्र भी है उसमें और लल्लू लाल भी है तो राइट आंसर सूरत मिश्र का होगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में से सिर्फ लल्लू लाल है तो लल्लू लाल राइट आंसर होगा। और अगर 1801 ईस्वी देकर पूछता है कि बैताल पचीसी किसका है, तो लल्लू लाल का है। ठीक है, आगे अभी देखेंगे हम, बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद किसने किया था, तो मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी का अनुवाद किया था 1801 ईस्वी में। संवत 1852 में, संवत देखा जाए तो 1852 और 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, आईने अकबरी किसकी रचना है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लाला हीरा लाल। आगे बढ़ेंगे, दनकौर के निवासी प्रिया दास ने सन 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ का लिखा था। ठीक है, दनकौर के निवासी प्रिया दास ने 1779 ईस्वी में सेवक चरित्र नामक गद्य ग्रंथ लिखा था। ये राधा बल्लवी संप्रदाय से संबंधित थे। ये जो है प्रिया दास राधा बल्लवी संप्रदाय से संबंधित थे। आगे देखेंगे, आगे है लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी में तथा माधव विलास 1817 ईस्वी में ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, लल्लू लाल ने, इनकी 2 रचनाएं हैं गद्य में, गद्य पद मिश्रित ग्रंथ है दोनों रचनाएं। पहला है राजनीति और दूसरा है माधव विलास। राजनीति जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन वर्ष है आप लोग ध्यान रखेंगे 1802 ईस्वी, माधव विलास का 1817। आगे बढ़ेंगे, माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। इनकी जो रचना है दूसरा माधव विलास, वो 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप में जो है यहाँ पे चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे, मणिक लाल ओझा ने
सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रज भाषा में गद्य रचना की थी। सोमवंशन की वंशावली नामक ग्रंथ जो है किसका है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, मणिक लाल ओझा का है। प्रकाशन वर्ष है 1828 ईस्वी, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं ग्रंथ ये। आगे देखेंगे, खड़ी बोली गद्य का आरंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण में साहित्यकारों ने अपनी गद्य को हिंदी, हिंदवी, दक्खिनी, देहवली, जबान, हिंदुस्तानी आदि कई नाम से पुकारा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली गद्य का आरंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा में हिंदी, हिंदवी, दक्खिनी, देहवली, जबान, हिंदुस्तान आदि कई नाम से पुकारा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दक्खिनी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से हिंदी गद्य का विकास काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्खिनी कहकर पुकारा। ठीक है, ये सारे जो हैं यहाँ पे एहतेशाम हुसैन के द्वारा लिखा गया कथन है। आगे देखेंगे, दक्खिनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज थे। ठीक है, दक्खिनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक अगर पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज हैं। ठीक है, इनकी समय सीमा आप लोग देख लेंगे 1318 से लेकर 1422 ईस्वी तक। आगे देखेंगे, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना मेरा जुल आशिकीन दक्खिनी गद्य की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है, यहाँ दक्षिणी होगा ना, यहाँ पे दक्षिणी गद्य की है ना, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना मेरा जुल आशिकीन दक्खिनी गद्य, एक मिनट, हाँ, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना जो है मेरा जुल आशिकीन, ठीक है, मेरा जुल आशिकीन है जो दक्खिनी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, दक्खिनी गद्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है, मेरा जुल आशिकीन। आगे बढ़ेंगे, इनकी अन्य कृतियां निम्न हैं, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, तीसरा है हिदायनामा, चौथा है रिसाला से हवारा या 12 मासा। ये ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज का। आगे देखेंगे, मेरा जुल आशिकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। ये जो रचना है ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज का जो रचना है मेरा जुल आशिकीन, इसमें किसका उपदेश दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सूफी धर्म का। अब आगे बढ़ेंगे, कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। कुतुब मुस्तरी जो है मुल्ला वजही की प्रमुख रचना मानी जाती है। मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, सबरस नामक ग्रंथ किसका है, मुल्ला वजही का है। ठीक है, सबरस में उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस जो रचना है मुल्ला वजही का, वो उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, दक्षिणी गद्य साहित्य ग्रंथ कौन सा है, तो वो है मेरा जुल आशिकीन। और उर्दू का अगर पूछा जाता है उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना, तो सबरस होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखेंगे, सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। सबरस जो रचना है मुल्ला वजही का, उसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की थी। ये तो नाम से ही पहचान में आ जाएगा कि कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य किसका है, तो मोहम्मद अली कुतुब शाह का है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है हुसैन अली खान ने सन
1738 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी में दक्षिणी में जो है अनुवाद किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हुसैन अली खां ने सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश जो रचना है उसका फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया था। ठीक है, पहले ये रचना फारसी में था, उसका जो है दक्षिणी में अनुवाद किसने किया? हुसैन अली खां ने। आगे देखते हैं, चादरवेश का अनुवाद हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए किया था। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हुसैन अली खां ने चादरवेश जो रचना है उसका अनुवाद दक्षिणी में क्यों किया था? तो हुसैन अली खां ने अपने पुत्रों के लिए किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर दूं मैं इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्मन की महिमा से माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का आरंभ कब से माना है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गंग कवि द्वारा रचित रचना जो है चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। आगे देखेंगे, गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहरी वानु, हरीजी, दयाल अनेमी आदि के लेखकों ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सोढ़ी मिहिर वानु 1581 से लेकर 1640 ईस्वी में इनकी समय सीमा है। सचुषंड पोथी लिखकर युगवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की थी। ठीक है, इनकी जो रचना है ये है सचुषंड पोथी। आगे देखेंगे, आगे है सोढ़ी मिहिर वानु के पुत्र हरीजी ने 3 पुस्तकों की रचना की थी। अब सोढ़ी मिहिर वानु के जो पुत्र थे हरीजी, इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की थी। सुस्मनी, सहसंग्राम नाम, परमार्थर, दूसरा है गोसट गुरु मिहिर वानु तथा पोथी हरीजी। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? हरीजी की हैं। आगे देखेंगे, दयालु अनीमी की ये जो रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं, अवगत उल्लास, अष्टावक्र भाषा, गीता भाषा। ठीक है, देख लेंगे आप लोग इसका प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ेंगे, आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल प्रभृति विद्वान ने आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, गिल क्राइस्ट और कौन मानता है? जॉर्ज ग्रियर्सन और W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सन्याल, इन विद्वानों ने जो है आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम किससे माना है? तो गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में जो 2 विद्वान थे लल्लू लाल और सदल मिश्र, इनके द्वारा मानते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे तो सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, पंचांग दर्शन ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, किसका है? तो मथुरा प्रसाद शुक्ल का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, संवत 1818 या 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया था। ठीक है, पद्म पुराण किसकी रचना है? तो दौलत राम। आगे बढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 से लेकर संवत में देखा जाए तो 1798 ईस्वी में 1741 में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य का प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम पौड़ ग्रंथ गद्य लेखक जो है स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 और ईस्वी में 1741 में रचित योग भाषा वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य का प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम पौड़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। ध्यान रखेंगे, भाषा योग वशिष्ठ का मूलतः भाषा क्या है? तो पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर नामक रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया था। ठीक है, मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना किस नाम से किया था? विष्णु पुराण के आधार पर किया था। किस नाम से नहीं, इस विष्णु पुराण के आधार पर किया था। आगे देखेंगे, खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए थे। ठीक है, खड़ी बोली को एक साथ आगे बढ़ाने का श्रेय देखिए किन्हें किन्हें जाता है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज़ थे, सैयद ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र।
ठीक है। इन चारों लोगों का नाम जो आता है खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए। अब इनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और ईसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो प्रश्न बनता है खड़ी बोली गद्य को एक साथ बढ़ाने का जो है कौन कौन से विद्वान आते हैं, तो चारों का नाम याद रखिएगा। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध नहीं है ये आप यहाँ पे देख लेंगे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और ईसा अल्लाह खां, इन दोनों लोगों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ठीक है। मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है रस्मो रिवाज भाखा की दुनिया से उठ गया है। ये किसने कहा है रस्मो रिवाज भाखा की दुनिया से उठ गया है, तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने कहा है। ठीक है। आगे देखेंगे, लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर तथा मुंतक बुत बारिश है। ठीक है। कौन सी रचना है मुंशी सदा सुखलाल नियाज की? एक पहला है सुख सागर, दूसरा है मुंतक बुत बारीक। ठीक है। ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी नामक रचना इन्होंने लिखा था 1798 ईस्वी में, 1798 और 1803 ईस्वी के मध्य। आगे देखेंगे, रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, रानी केतकी की कहानी का एक और नाम है, वो है उदयभान चरित। अब बढ़ते हैं आगे। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान काव्य का सूत्रपात हुआ है। ठीक है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य का साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ है। ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की थी। देखते हैं, उन्होंने कहा था, यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट है। यह किसने कहा था? ईसा अल्लाह खां ने कहा था। आगे देखेंगे, शैली की दृष्टि में रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान ग्रंथ है। ठीक है। शैली की दृष्टि में देखा जाए तो रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान पुस्तक है। ईसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सागोई शैली मुहावरेदार और चलती है। ठीक है। आगे देखेंगे, रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ठीक है। क्वेश्चन आता है हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा कौन सा है, तो याद रखेंगे रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां का ग्रंथ। आगे देखेंगे, ईसा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। कौन कौन सी वो भाषा थी देखते हैं। बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की। ठीक है। दूसरा है गंवारी अर्थात ब्रज भाषा व इत्यादि। तीसरा है भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। ठीक है। इन सभी भाषाओं से जो है अपने को मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली थी, अपनी भाषा को। आगे देखेंगे, लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लल्लू लाल के कितने पुस्तक हैं, तो 11 हैं। पहला सिंहासन 32, बैताल 25 जो अगर लल्लू लाल का पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा, इनका जो है आधा च आएगा। ठीक है ना, आधा च आएगा। और सूरत मिश्र का पूछा जाएगा तो उनका सीधे 25 लिखा रहेगा। ठीक है, 25। इसे आप लोग पहचान लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है दोनों रचनाओं में। शकुंतला नाटक, मधोवन राजनीति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेम सागर सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। लतायफ ई हिंदी, ब्रज भाषा व्याकरण भाषा सभा विलास और माधव विलास लाल चंद्रिका, ये सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष के साथ आप लोग याद करिएगा, लल्लू लाल की हैं जो। ठीक है, सारे जो हैं लल्लू लाल के 11 पुस्तक हैं। अब देखते हैं आगे, लल्लू लाल का ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। ठीक है, लल्लू लाल की ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। यहाँ पे जो दिया गया है 8वां रचना जो है 1811 ईस्वी में, ये रचना जो है ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। आगे देखते हैं, लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास
और लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में लिखी गई हैं। ध्यान रखिएगा, लल्लू लाल की जो रचना है राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका, ये रचनाएं जो है ब्रजभाषा गद्य में है, बाकी सभी रचनाएं खड़ी बोली गद्य में लिखी गई हैं। ध्यान रखिएगा, इन तीनों रचनाओं को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, ये ब्रजभाषा में लिखा गया है, बाकी सारे आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लल्लू लाल ने सन 1902 ईस्वी में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया था। ठीक है, लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखकों की रचनाओं का आधार लेकर लिखी गई हैं वो निम्नलिखित है। देखते हैं, प्रेम सागर या नागरी दशम किसके आधार पर? ये चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के दशम स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया हेडलाइन, यहाँ पे जो है लल्लू लाल की वे रचनाएं यहाँ पे हम देख रहे हैं जो अन्य लेखक के रचनाओं के आधार पर लिखी गई हैं। ठीक है ना, तो इनकी जो रचना है प्रेम सागर या नागरी दशम, वो जो है चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण, चतुर्भुज मिश्र की जो रचना है भागवत पुराण, उसके दशम स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद की खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। ओके, अब देखते हैं आगे। लाल चंद्रिका की टीका, ये जो है बिहारी सतसई की टीका के आधार पर लिखा गया है। सिंहासन बत्तीसी काजिम अली की सहायता के सुंदर दास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण है। ठीक है, बैताल पचीसी जो है शिवदास रचित संस्कृत रचना के सूरत मिश्र कृत ब्रजभाषा का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली का रूपांतरण है। ठीक है ना, आगे देखेंगे। लतायफ ई हिंदी खड़ी बोली ब्रजभाषा और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। ठीक है, माधव विलास जो है ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू काव्य है, चंपू ग्रंथ है। भाषा काया जो है ब्रजभाषा व्याकरण है। सभी रचनाओं को ध्यान रखेंगे आप लोग। लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। लल्लू लाल जो है, यहाँ पे लल्लू लाल हटा दीजिए, नहीं ठीक तो है, ठीक है। लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। ठीक है, लल्लू लाल जो है उर्दू को क्या कहते हैं, कौन सी भाषा? तो यामनी भाषा कहते हैं। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है और आएगा भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। किसका कथन है ये? और ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि लल्लू लाल के बारे में इन्होंने कहा कि सारांश में यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न कि नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य है। ये जो है कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है लल्लू लाल के लिए। अब आगे देखेंगे। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला था जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। संस्कृत प्रेस किसने खोला था? लल्लू लाल ने। कहाँ पे? आगरा में। लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुवान ई रेख्ता कहते थे। ठीक है, लल्लू लाल जो है लतायफ ई हिंदी को क्या कहते थे? बजुवान ई रेख्ता कहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे सदल मिस्र पे। अब आएंगे हम सदल मिस्र पे। सदल मिस्र कहाँ के थे? बिहार के आगरा जिले के निवासी थे। ठीक है, लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे? आगरा के निवासी थे। और सदल मिस्र कहाँ के निवासी थे? तो बिहार के आरा जिला के। आगे देखेंगे। सदल मिस्र की प्रमुख रचना निम्न है। चंद्रावली या नासिकोपाख्यान, रामचरित, हिंदी पार्सियन, वाक़े बुलेरी। ठीक है, आगे देखते हैं। सदल मिस्र ने चंद्रावली या नासिकोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कंठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सदल मिस्र ने चंद्रावली की नासिकोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कंठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की जो कथा है उसको आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में लिखा है। ठीक है ना। सदल मिस्र ने रामचरित की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की है। अब यहाँ पे दूसरी रचना जो इनकी रामचरित, वो किस आधार पे है? तो अध्यात्म रामायण के आधार पर लिखा गया है। आगे देखेंगे। सदल मिस्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। ठीक है,
महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्य जो थे उनको क्रम में लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए श्याम सुंदर दास के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। पहले इन्होंने मारा है लल्लू लाल, ठीक है, फिर उसके बाद सदल मिश्र, पहले इन्होंने मारा है ईसा अल्लाह खां को, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा लल्लू लाल को, फिर सदा सुखलाल को। अब मैंने इसको एक ट्रिक बनाया है जो मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आप लिख लीजिए इसलस, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसलस, ई स ल स, ठीक है, इसलस ऐसे आप ध्यान रखें। बहुत कन्फ्यूजन होता है अगर पूछ दिया कि किसके अनुसार इनमें से गद्य के प्रारंभिक आचार्य नहीं है, ठीक है, या हैं, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इसलस लिख लेंगे ईशा अल्लाह खां श्याम सुंदर दास के अनुसार जो है यहाँ पे ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब आएंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से इन्होंने किसको माना है, तो सदा सुखलाल को पहले माना है, ईशा अल्लाह खां को दूसरा माना है, तीसरे पे इन्होंने लल्लू लाल को माना है, सदल मिश्र को चौथे पे माना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखा, इसलस, मैंने बोला ना इसलस। अब यहाँ पे जो है रामचंद्र शुक्ल जो है यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए सैलस, यहाँ पे आप लिख लीजिए स ई ल और स, सैलस, ठीक है। सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ओके। अब हम देखते हैं तीसरे बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह ने सबसे पहले माना है सदा सुखलाल को, फिर सदल मिश्र को दूसरे पे माना है, ईशा अल्लाह खां को इन्होंने तीसरे पे माना है और लल्लू लाल को चौथे पे माना है। तो इसको ट्रिक पे आप लिख लीजिए ससैल, लिख लीजिए ससैल, स ई ल, कभी नहीं भूलेगा, ओके, कभी नहीं भूल सकता है। आप लोग राइटर का जो विद्वानों का नाम आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ पे आप लोग किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, ओके। अब बढ़ें आगे, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम खड़ी बोली गद्य को, एक मिनट, खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषता लिखित यहाँ पे दी गई है, देखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल, भाषिक विशेषता इनकी क्या है, संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा। ईशा अल्लाह खां का है चटकीली मटकीली मुहावरेदार चलती भाषा। लल्लू लाल का है कृष्णोपासक व्यासों की ब्रजरंजित खड़ी बोली, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सदल मिश्र का है पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, सन 1800 ईस्वी में मार्की वूस विलेजली ने किया था, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो मार्की वूस विलेजली ने किया था। पूरा नाम है इनका, विलेजली आपको देखने को मिलेगा, पूरा नाम याद रखिएगा, मार्की वूस ने, ठीक है। गिल क्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिल क्राइस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी आया था, यहाँ से पूछा गया था प्रश्न। गिल क्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है। गिल क्राइस्ट ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, कुल 19 ग्रंथों की रचना की थी। इनकी प्रमुख कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है, ठीक है। इनके प्रमुख जो है कृति है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिल क्राइस्ट ने अपनी पुस्तक अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गिल क्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं, कौन कौन सी हैं देखते हैं। दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली या हिंदवी शैली, ठीक है। पूछा जा सकता है कि गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ माना है, तो 3 शैली, ठीक है। इन तीनों को दे के कोई एक और दे देगा जो पूछेगा इनमें से कौन सी शैली नहीं है, ठीक है। देखते हैं हिंदुस्तानी शैली। गिल क्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी, इसे वे दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे, ठीक है। हिंदुस्तानी शैली को इन्होंने क्या कहा है, तो द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। आगे देखेंगे। कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी का स्थापना कब किया था, 1817 ईस्वी में किया गया था। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना जो है 1833 ईस्वी में किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे कोलकाता
कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ था। विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया था। ठीक है, विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया? तो नए धर्म नियम के नाम से किया था 1809 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया था। ठीक है ना, हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का 2 भाषाओं में अनुवाद किया था, हिंदी और उर्दू। अब यहाँ पे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं देखेंगे। रचनाकार जेटी ऑम्सन, इनकी रचना है दाऊद के गीत 1836 ईस्वी। जॉन मेयोर की रचना है ईश्वरोक्त शास्त्र धारा संत मंत्र निरूपण। जे.ए. शमरन का है द पॉपुलर मेंस इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंटल रेंडर्स, इधर भी है रेंडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी। ठीक है, फूलों का शर, पाल का चरित्र और वेदांत विचार, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जे.ए. शमरन का। ठीक है, मार्समैन का है प्राचीन इतिहास का अनुवाद। पंडित रतनलाल का है कथा सार। ठीक है, कथा सार पंडित रतनलाल, पता चल जाएगा नाम से ही। आगे देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक खड़ी बोली में हिंदी गद्य की रचना की थी। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने अकथक प्रयत्न से सन 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई थी। अब देखेंगे आगे, दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। दयानंद के अनुयायी जो है हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम पत्रिका उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी जुगल किशोर के संपादन में हुआ था। ठीक है, उद्दंत मार्तंड कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है जो कलकत्ता से निकलती थी। आगे बढ़ेंगे, उद्दंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन जो उसका प्रकाशन हुआ था उसी दिन को आधार मानकर जो है 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षन श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला था। आगे बढ़ेंगे, प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र संपादक वर्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। 1826 से लेकर 1867 तक के जो है यहाँ पे आपको समाचार पत्र और संपादक देखने को मिलेंगे। पहला है उद्दंत मार्तंड, संपादक हैं जुगल किशोर, वर्ष है 1826, साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होती थी। बंगदूत है राजा राम मोहन राय हैं इनके संपादक, 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक है ये भी, कोलकाता से प्रकाशित होता है। प्रजामित्र, वर्ष है 1834, साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होता था। आगे देखेंगे, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह हैं इसका संपादक, 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक पत्रिका है, काशी से प्रकाशित होता है। मार्तंड मौलवी नसरुद्दीन, ठीक है, 1826, साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होता है। मालवा अखबार प्रेम नारायण, 1849 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका है, ये भी मालवा से प्रकाशित होती है। सुधाकर पत्रिका बाबू तोताराम मिश्र, 1850 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका ये है, काशी। सारी पत्रिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है बुद्धि प्रकाश सदा सुखलाल का है, 1852 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक पत्रिका है, आगरा से। समाचार सुधावर्षन श्याम सुंदर सेन का है, 1854 ईस्वी में दैनिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित होता है। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का है, 1855 ईस्वी में आगरा से प्रकाशित होता है। जगत दीप भास्कर मौलवी नसरुद्दीन का है, 1826 ईस्वी, कोलकाता से। लोकमित्र ईसाई मशीनरी का द्वारा संपादक है, जो लोकमित्र जो पत्रिका है इसके संपादक है ईसाई मशीनरी, ठीक है, 1863 ईस्वी, आगरा से प्रकाशित होता है। आगे देखेंगे अवध अखबार उर्दू में लखनऊ से प्रकाशित होता है। आगे है ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय का है, मासिक पत्रिका है, पंजाब से। तत्वबोधिनी पत्रिका बरेली से। वृतांत विलास मासिक पत्रिका है, जम्मू से।
आगे बढ़ेंगे। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, बंगला भाषा में भी होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंगदूत जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त और भाषाओं में होती थी, जो अंग्रेजी, फारसी, बंगला भाषा में, इन तीनों भाषाओं में भी होता था। आगे देखेंगे, बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, बनारस अखबार के विरोध में जो है तारा मोहन ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश और नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सदा सुखलाल की पत्रिका जो है बुद्धि प्रकाश, वो नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण है। पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत और तथा उर्दू कालम का नाम अबे हयात था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। गारसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। गारसा दतासी ने 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की थी। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे। इसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। ठीक है ना, हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा? तो गारसा दतासी ने कहा था। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। ठीक है, हिंदी भाषा के पक्के समर्थक कौन थे? तो पंजाब के रहने वाले पंडित नवीन चंद्र राय। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर से अंजुमन जो पत्रिका थी, लाहौर सभा की स्थापना की थी। इन्होंने विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा के प्रचार का जोर शोर से किया था। ठीक है, स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार किसने किया? नवीन चंद्र राय ने, लाहौर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे तो श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचनाएं यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। पहला है सत्यामृत, प्रवाहपद, आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह और हितोपदेश। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। आप लोग ध्यान रखिएगा। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद पे आते हैं। इनके गुरु कौन थे? भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु जो है इनके गुरु थे। एक मिनट आप लोग। हाँ जी, अब देखेंगे। राजा शिव प्रसाद सिंह ने जो है शिक्षा विभाग में जो है ये इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर के पद पे जो नियुक्ति हुई थी इनकी। राजा शिव प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्म, वीर संघ वृत्तांत, उपनिषद, भूगोल, हस्तामलम वाला, मनोरंजन, वर्णमाला, संबोधक, विन्याकुर, भाषा का इतिहास, लेख, गुटका, महत्वपूर्ण है गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ध्यान रखेंगे, शिव प्रसाद सिंह की हैं। आगे बढ़ेंगे। राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिनमें सर्वसाधारण के बातचीत प्रचलित अरबी फारसी शब्दों के स्वच्छंद प्रयोग हो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के ऊपर जो है लिखा गया है। अब आते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। यह जो है संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन माने जाते हैं? तो राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद किया था। कौन कौन से हैं? शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत। ठीक है, इन तीनों ग्रंथों को आप लोग ध्यान रखेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश में गद्य अनुवाद का प्रकाशन में लिखा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश की हिंदू बोलते हैं और उर्दू इस देश के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। ठीक है, किसने कहा? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अब देखते हैं भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक और सुधार संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं। तत्वबोधिनी के देवेंद्र ठाकुर हैं। प्रार्थना समाज के हैं केशव चंद सेन के सहयोग से रनाडे, आत्माराम और देवेंद्रनाथ। वेद समाज के हैं केशव चंद सेन। सत्यशोधक समाज के प्रवर्तक हैं ज्योतिबा बाई फूले। ठीक है,
आर्य समाज के हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी के हैं ब्लाडवस्की एवं कर्नल अल्टाक। रामकृष्ण मिशन के हैं स्वामी विवेकानंद। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा हिंदी गद्य का विकास जो है क्लास समाप्त होती है। आशा करती हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। ज़रूर आपको क्लास जो है सही लगी होगी तो आप कमेंट करिएगा और कमेंट के मुझसे माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी देर आप लोगों देखने के लिए। क्लास को आप लोग पढ़ते रहिए, अपने पेपर की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।